हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीचा सुमन। इसमें रीचा मैम को आप लोग पहले ही सुन रखे हैं। आज मैं सुमन बोल रहा हूँ, मैं अपना पहला वीडियो डाल रहा हूँ। और दोस्तों, आजकल देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ही फिर से आ रहा है छप कर के बार बार कि बीजेपी में के जो है यूपी में 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक जो है वो छोड़ करके बीजेपी का दामन वो सत्ता में चले गए हैं। तो इसी के साथ ही हम लोग ये समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि ये दल बदल जो है ज़्यादातर चुनाव के टाइम में ही क्यों होता है। बाकी दिन तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। फिर एक प्रचलित कहावत है भारतीय राजनीति में, आया राम गया राम, वो क्या था वो समझने का प्रयास करेंगे, कैसे आया क्या हुआ। उसके बाद इसमें दल बदल को रोकने के लिए भारतीय कानून में क्या प्रावधान है, इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं, वो देखेंगे। उसका पास्ट में क्या स्थिति था, प्रेजेंट में क्या है दल बदल की स्थिति, और फ्यूचर में इसके लिए क्या सुधार के लिए किया जा सकता है, वो देखने का प्रयास करेंगे। इस फोटो में देखिए, एक तरफ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो यूपी में बीजेपी के मंत्री भी थे अभी। वो भी रिसेंटली जो है बीजेपी छोड़ करके सपा को ज्वाइन कर लिए हैं। और दूसरा एक जो है समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश जी के साथ खड़े हैं, उनका नाम है राधाकृष्ण शर्मा। ये दोनों बीजेपी के नेता थे और जो है दोनों सपा में चले गए हैं। तो ये तो करंट का एग्जाम्पल रहा। उसके बाद और आगे इसको समझने, यहाँ पर देखिए पिक्चर के माध्यम से दिखाए हैं भारतीय राजनीति कैसी होती है। एक तरफ देखिए एक नेताजी जो है अपना पैर उठाए हुए देखिए दौड़ते हुए तेजी से भागे जा रहे हैं, जो भारतीय दल बदल की स्थिति को दर्शाता है। और दूसरी तरफ एक जो है नेताजी देखिए, दूसरी तरफ नेताओं का एक ग्रुप जो है वो हाथ जोड़कर जो है खड़े हैं, एक दूसरे को आपस में ही अपनी ओर खींच भी रहे हैं, आओ भाई मेरे दल में शामिल हो जाओ, हम ये देंगे वो देंगे, जो भी प्रलोभन दे रहे हैं। यही भारतीय राजनीति का है, ये दल बदल की स्थिति को दर्शाता है, और जिसको हम लोग आया राम गया राम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आया राम गया राम भारतीय राजनीति में कैसे पॉपुलर हुआ, जो कि हमारे आजकल के दैनिक जीवन में प्रवेश कर चुका है, लोग बराबर इसका अक्सर यूज करते हैं। इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा। 1960 के दशक में हरियाणा में एक एमएलए थे जिनका नाम था गयालाल था। वो इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीते। उसके बाद वो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज्वाइन करने के 15 दिन के भीतर जो है वो फिर से 3 बार दल बदल किए। तो उन्हीं के नाम से जो है ये फेमस हो गया भारतीय राजनीति में, आया राम गया राम। कोई भी जब दल बदल की घटना होती है तो वहाँ पे ये वाला शब्द आया राम गया राम का जो है चर्चा जरूर आता है। और ये तो हमारे अब दैनिक जीवन में प्रवेश कर गया है। हिंदी भाषी राज्यों में तो ये तो अक्सर लोग जो एक जगह पे टिके नहीं रहते हैं या एक काम में जिनका मन नहीं लगता, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं। हाँ, और देखिए ये दल बदल की घटना जो है भारत में पहले से भी होती आ रही है। 60 में के दशक में भी होता था, 70 के दशक में भी होता था। उस टाइम में तो पता नहीं जो है नेताओं को कैसे नींद आती होगी, या वो सीएम जिनकी एकदम नाजुक बहुमत से सरकार बनी है, उनको तो रात में नींद भी नहीं आती होगी। क्या पता सुबह मैं मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं, पता चले कि उनके दल के कुछ विधायक जो है दूसरे दल में शामिल हो गए हैं। तो इस ढंग की घटना को रोकने के लिए, चूंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस समस्या से ग्रसित थी, तो उन्होंने सारे आपस में एक सहमति के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाया, जिसको हम लोग 52वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। और उसके तहत भारतीय संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसी को हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून बोलते हैं। बाद में 51वां संविधान संशोधन, जिसको 91st अमेंडमेंट बोलते हैं, उसके द्वारा इसको और थोड़ा मजबूती देने का प्रयास किया गया है। हम लोग समझते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को, इसमें क्या क्या है, कैसे इसमें रोकने का क्या प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, इसमें मेनली 4 प्रावधान है। पहला है डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कौन कौन जो है दल परिवर्तन करेंगे तो डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे इस लॉ के तहत। और वो इसमें डिस्क्वालीफाइड अगर माने जाते हैं, यानी उनकी एमएलए या एमपी सीट चली जाती है, तो मंत्री बनने से भी डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, अर्थात वो मंत्री भी नहीं बन सकते। तो डिस्क्वालिफिकेशन में 4 चीजों का चर्चा आया है। सबसे पहला, अगर कोई एमएलए या एमपी किसी खास पार्टी के टिकट से चुनाव जीत कर आते हैं और वो चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे में उनकी एमएलए या एमपी का जो पद होता है वो डिस्क्वालीफ उससे डिस्क्वालीफाइड माने जाते हैं। तो ऐसे में वो आगे मंत्री भी नहीं बन सकते। दूसरा, इसमें जब पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में जब वोट होता है, तो वहाँ पे पार्टियां अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी करती है कि आपको व्हिप के अनुसार किसी खास मुद्दे पे समर्थन करना है, या वोटिंग से एब्सटेन करना है, या किसी के विपक्ष में मतदान देना है, कोई मुद्दा के विपक्ष में। तो उससे अगर आप खिलाफ जाते हैं तो भी आपकी सदस्यता चली जाती है, बशर्ते आपको 15 दिन के अंदर माफी ना मिल गया हो।
अगर 15 दिन के अंदर पार्टी से आपको माफीनामा मिल जाता है, माफी मिल जाती है, तो आप पद धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तीसरा इसमें प्रावधान है डिस्क्वालिफिकेशन में कि अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है चुनाव जीत कर आए और चुनाव जीतने के बाद वो किसी दल में की सदस्यता ज्वाइन कर ले, तो भी उसकी जो है एमएलए सिप या एमपी सिप जो है वो समाप्त हो जाती है, वो उस पद पे नहीं बने रहेंगे। चौथा इसमें प्रावधान है डिस्क्वालिफिकेशन में कि अगर कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, जैसे हम लोगों ने सुना है राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है, वो राज्य के विधानसभा में विधान परिषद में नॉमिनेशन होता है, तो नॉमिनेशन के 6 भीतर तक तो अगर कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी, लेकिन 6 महीने के बाद अगर कोई दल ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है। ये हुआ। अब इसमें एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन का चर्चा जो है, इसमें 2 एक्सेप्शन का चर्चा है। पहला है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतकर एमएलए या एमपी के रूप में आता है और वो हाउस का स्पीकर या चेयरमैन चुना जाता है, तो ऐसे में जो है वो अपने दल की सदस्यता त्याग सकता है और फिर वो अपना स्पीकर का जब कार्यकाल खत्म हो जाए या अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो जाए तो फिर से वो अपना वही पार्टी का धारण कर सकता है सदस्यता या दूसरे पार्टी का। तो उनकी मतलब ऐसे में वो अगर त्यागते हैं, स्पीकर बनने पे अगर दल की सदस्यता त्यागते हैं तो वो उनका एमपीसिप या एमएलए समाप्त नहीं होता है। दूसरा इसमें एक्सेप्शन एक और है कि जो है अगर एक राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य अलग होकर के किसी दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेते हैं, तो भी जो दल अलग होकर के ज्वाइन किए 2/3 उनकी सदस्यता बनी रहेगी। इसको मर्जर ऑफ पार्टीज कहा गया है। और इससे पहले ये जो प्रावधान है प्रेजेंट वाला, ये तो है ही वैलिड। इसके पहले 52वां में एक तिहाई का भी क्लाउज था, जिसके तहत एक पार्टी के 1/3 सदस्य अगर टूटकर दूसरे दल को ज्वाइन करते थे तो उनकी सदस्यता बनी रहती थी। उस प्रावधान को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में सिर्फ 2/3 वाला क्लाउज चालू है। चौथा इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में तीसरा इसमें डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ में प्रावधान है रूल मेकिंग पावर। तो रूल मेकिंग पावर का इसमें जो है प्रावधान जो है चेयरपर्सन को दिया गया है। वो हाउस का जो हाउस है उसमें चेयरपर्सन को, स्पीकर को, जो भी है उनको दिया गया है। फिर इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी का एक प्रावधान आता है, चौथा क्लाउज। इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगी, कौन व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड होगा, कौन एमएलए डिस्क्वालीफाइड होगा, कौन डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। इस पर जो है कंपिटेंट अथॉरिटी जो है निर्णय लेने के लिए जो है वो चेयरपर्सन ही होते हैं। और पहले उनका जो था ये वाला, वो किसी भी कानून से मतलब जुडिशियल रिव्यू से परे था, किसी भी हाई कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जाता। लेकिन एक 93 में केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में कियोतो होलोहान, उसके तहत से उनके जो है अगर उनका आर्बिट्रेरी कोई डिसीजन है तो उसको जो है जुडिशियल रिव्यू में शामिल कर दिया गया है। वर्तमान में स्थिति यह है कि अगर कोई चेयरपर्सन किसी को डिस्क्वालीफाइड या किसी को डिस्क्वालीफाइड नहीं घोषित करते हैं तो उन पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। हाँ, दोस्तों, अब तो हम लोग देखा प्रावधान देखा, अब हम लोग चर्चा करते कि आखिर जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ बना है हमारे देश में, ये 1985 में ही 52वां संविधान संशोधन से बना था, तो ये कितना कारगर रहा है, क्या इसके फायदे हैं, क्या कुछ कर पाया है कि कुछ नहीं कर पाया है। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले ये लॉ जब 1985 में जब बन रहा था संसद में, तो उस टाइम में जो है राजीव गांधी ने इसको कहा था, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग अप पब्लिक लाइफ। अर्थात उन्होंने इस उम्मीद से, इस कानून से बहुत उम्मीद लगा रखा था। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या हुआ नहीं हुआ इसके बनने के बाद। तो एक चीज़ तो यहाँ पे स्पष्ट है कि इसने जो है डिसेंट और डिफेक्शन दो चीज़ें यहाँ पर उभर के आई कि डिसेंट मतलब एक एमएलए या एक एमपी चाहता है किसी मुद्दे पे असहमत है पार्टी के विचार से, तो वो अलग होकर नहीं जा सकता, वो जाएगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, फिर वो मंत्री भी नहीं रह जाएगा। लेकिन मास डिफेक्शन यानी जो 2/3 का क्लाउज था, 2/3 टूट करके एक दल से दूसरे दल में जा सकता है। तो यहाँ पर तो ये देखने को मिलता है। और कुछ देखिए रिसेंट में जो है घटनाएं सामने आई है, उसमें ये तो जो है सक्सेसफुल नहीं रहा है। जैसे एक दिखाया जाए कि एक भारत में डिफेक्शन का एक नया पैटर्न चल रहा है। जैसे कर्नाटक में 2019 में देखा गया था, वहाँ कुमारस्वामी थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनके दल से मास लेवल पे डिफेक्शन हुआ, दल परिवर्तन हुआ और उनकी सरकार गिर गई। बाद में येदुरप्पा जी की सरकार बन गई। इसी ढंग की घटना जो है एमपी में 2020 में दोहराया गया, जो है वहाँ पर कि इनका कमलनाथ जी के पार्टी से यानी कांग्रेस से बहुत सारे एमपी एमएलए ने इस्तीफा दे दिया
और जो है उसके बाद उनकी सरकार गिर गई, फिर से शिवराज सिंह की चौहान की सरकार बन गई जो है। तो देखा जाए तो इसने उतना जितना इसको सक्सेसफुल होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, और नया प्रकार का जो डिफेक्शन देखने को मिल रहा है उसमें तो ये बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं है। तो आखिर और खास करके जो है एक और नया ट्रेंड है कि जब चुनाव की घोषणा होती है तब देखते हैं बहुत ज़्यादा डिफेक्शन, जैसा कि अभी यूपी में देखने को मिल रहा है कि वो सारा दिन तो सब कुछ फायदा ले ही लिए मंत्री बन करके, एमएलए बन करके, लास्ट में वो जो है चुनाव के टाइम में जो है दल बदलने लगते हैं, कहते हैं कि इसमें ओबीसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा, एससी एसटी का ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस ढंग की घटनाएं होती रहती है, तो इस ढंग पे तो रोक नहीं लग पाया। तो एक बार विचार थोड़ा सा कर लेते हैं कि आखिर क्या किया जाए कि इस जो है दल बदल वाले पे थोड़ा सा लगाम लगाया जाए, जो हो रहा है प्रेजेंट में भी उसमें भी। तो दोस्तों मैं सुझाव के रूप में कहना चाहूँगा कि भारत में जो रिसेंट 2 इयर्स 2 डिकेड्स का देखा जाए तो मनी पावर काफ़ी हावी रहा है यहाँ पे। लोग जो है पैसे के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, पैसा देकर के चुनाव जीतते हैं और बाद में पैसे कमाने का उद्देश्य रखते हैं। तो भारतीय राजनीति में अगर जो है पैसे का महत्व को किसी प्रकार से कम किया जा सके तो शायद इस पर कुछ लगाम लगने में मतलब कामयाबी मिल सकती है लगाम लगाने में। क्योंकि यहाँ पे तो लोग पैसे के लिए जो मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन ही कर रहे हैं, जैसा देखा जा रहा है इस ट्रेंड में बहुत ज़्यादा खर्च होता है चुनाव में, कुछ तो घोषित तरीके से होते हैं, कुछ अघोषित तरीके से होते हैं। दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि एक यहाँ पे डायनेस्टी वाली पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही है, लोगों ने एक खास परिवार का जो है अपना अपना पार्टी बना रखा है, जैसे आरजेडी है तो लालू जी और उनके खानदान वाले को है पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी वैसे ही है। इस ढंग की पार्टी या कांग्रेस है तो उसमें भी किसी खास परिवार, गांधी परिवार का ही बोलबाला रहता है। तो ऐसे में जो है जो आला कमान का जो डिसीजन होता है वही सब पे थोप दिया जाता है, शायद नीचे वाले उससे सहमत हो या ना हो। तो डायनेस्टी वाली पॉलिटिक्स पे भी अगर यानी वंशवाद वाली राजनीति पर भी अगर लगाम लगाया जा सके तो भी शायद इस पे कुछ हद तक लगाम लग सकता है। तीसरा है कि भारत में विचारधारा आधारित राजनीति तो है नहीं, अगर विचारधारा आधारित राजनीति को प्रमोट किया जाए तो भी शायद इस पे लगाम लगाने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है, जो डिफेक्शन इतना होता है उसमें। अगर विचारधारा आधारित राजनीति हो तो शायद जो चुनाव के टाइम में जो दल बदल जो होता है उस पर लगता है शायद काबू पाया जाए। अगर किसी एक दल से किसी विचारधारा से खास किसी लोग का अफिलिएशन होगा तो दल बदलने की नहीं सोचेंगे शायद मेरे ख्याल से। और एक है कि क्यों ना हम चौथा सुझाव के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि नेताओं का भी जो है एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए, नेता बनने का उनमें क्वालिटी है या नहीं है, वो रखते कि नहीं रखते। जैसे हम एक सिविल सर्वेंट को चुनने से पहले उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, तो भारत में इतना युवा है उसमें तो बहुत सारे लोग जो है नेता बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो क्या करें मनी पावर चलते या फिर वो क्या वंशवाद की राजनीति चलते वो भर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए, सिंपल सा ही लिया जाए, और उसको जो पास करे उन्हीं को राजनीति में आने का मौका दिया जाए। तो इससे तो 100% तो नहीं कहूँगा कि वो दल बदल आगे नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक उनको राजनीति से जुड़ाव तो रहेगा, उनमें जन सेवा का गुण, लीडरशिप का गुण, ये सब तो रहेगा ही। तब उस पे शायद वो आए राजनीति में तो कुछ अच्छा करें, एक उम्मीद जग सकता है। और कुछ लूप होल्स तो पार्लियामेंट के द्वारा भी इसको अमेंड कर करके हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा इसका समाधान, कुछ मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा भी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल जो रीचा सुमन के नाम से यूट्यूब पर है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।